हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस के जो रीसेंट एग्जाम्स हुए थे AWTPO और HCM, उनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चंस आए हम वो देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत बेसिक थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने थे, और कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन का है क्वेश्चन, सर्कमसेंटर का क्वेश्चन है, टेंजेंट का क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आपने अभी इस टाइम मान लो आपका नहीं भी है रिवाइज, तो भी कोई बात नहीं, मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ बताती चलूँगी। तो आप क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट देखो, नोट डाउन करो, ठीक है। और अगर आपको रिवाइज है तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं और फिर वीडियो चला के क्वेश्चन का और उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जितने भी कोई ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें ये था कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, समझाना चाहिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन की रोज़ 2 शॉर्ट्स आते हैं, जिसमें दो शॉर्ट्स मैथ्स के आते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन या तो दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन होता है और एक कोई और कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन भी एक वैसे कॉन्सेप्ट भी बता रखा है, या फिर दोनों दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस होते हैं और एक वोकैबुलरी का शॉर्ट आता है। तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। उसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं दिल्ली पुलिस में, वो सारे भी समझा दिए गए हैं, ठीक है। तो अब अपना आज का काम शुरू करते हैं, विच इज़ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, सबसे पहले कहते हैं क्वाड्रिलेटरल है PQRS, अ ड्रोन फ्लाइज अ पाथ, ठीक है। उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बता दो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कैसा होगा, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, नन। अब देखो, रोम्बस के लिए हमें क्या पता है, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, राइट। रेक्टेंगल के लिए क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और एडजेसेंट साइड्स सारी के बीच में एंगल्स कितने के होने चाहिए, 90 डिग्री के होनी चाहिए। ट्रेपीजियम में हमें क्या पता होना चाहिए, 2 ऐसे पैरेलल साइड्स मिलनी चाहिए, और ये दोनों कैसी होनी चाहिए, नॉट पैरेलल होनी चाहिए। नन तो छोड़ ही देते हैं। अब देखो, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, रोम्बस की तो सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होने के साथ साथ सारी की सारी साइड्स के बीच में एंगल भी कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो, हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका बना लेते हैं। सबसे पहले उसने बोला एक P है 0,0, फिर उसने बोला एक यहाँ पर R है 8,0 पे। अगर हम ऐसे बनाएंगे ना जो एग्जैक्ट हमारे ग्राफ के ऊपर, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। बनाने को आप ऐसे भी देख लो, यहाँ पे PQRS लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपका P 0,0 हो जाएगा और Q आपका 4,2 है। बट हमें भी पता है P के सामने 0,0 के साथ साथ जो लाइन चल रही होगी वो कहीं ना कहीं x,0 फॉर्म की तो होगी ना, तो इसलिए यहाँ पर तो R आना चाहिए। तो हम तरीके से ही बनाते हैं ताकि हमें क्या पता क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए, फिगर बनाते ही, राइट। उसके बीच में उसने बोला 0 और 8 के बीच में कहीं पे 4 होगा, लेट से ये हमारा होगा Q 4,2, और बिल्कुल इसी के नीचे एक्स कोऑर्डिनेट को क्या रखा है उसने, इसमें 4 और -2 है, तो बिल्कुल इसके नीचे होगा, यानी 2 भी इसी के नीचे होगा। तो ये मेरे पास है S 4, -2। तो अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया PQRS, ठीक है। अब अगर मैं इन चारों की पहले साइड्स निकाल लूँ ये पता करने के लिए कि रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, ठीक है। ये देखो, अब हमें साइड निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला। मेरे को एक मिनट लेफ्ट वाला पार्ट अरेज करने दो, फिर हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, एक XY है और एक A भी है, तो मुझे इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो वो होगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर और इसका अंडर दी रूट, या फिर क्योंकि देखो स्क्वायर है तो आप x माइनस ए बोलो, a माइनस एक्स बोलो, बात एक ही है। y माइनस बी बोलो, b माइनस वाई बोलो, बात एक ही है। बेसिकली वर्बली बोल दूँ तो क्या होगा कि दोनों के y वाले पार्ट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, दोनों के x वाले पार्ट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो और ऐड करके अंडर रूट ले लो, ठीक है। वर्बली समझ में आ गया, लिखे हुए में समझ में आ गया। अब करना शुरू करें। ये देखो, ये 0, 0 है, ये 4, 2 है, तो 4 - 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 - 0 2, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या आ गया, अंडर द रूट 20। अब ये देखो 4 और 8, 8 - 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 - 0 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर द रूट 20। ये भी कितना आएगा, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 16, एंड 0 और -2 का डिफरेंस कितना 2, उसका स्क्वायर 4, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, √20 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखेंगे 4 और 0 का डिफरेंस 4, 16, -2 और 0 का डिफरेंस 2, तो ये भी कितना आ जाएगा √20। अब हमें ये तो पता चल गया साइड्स इक्वल है। अब अगर मैं किन्हीं भी 2 साइड्स का स्लोप चेक कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो अब उसके लिए हमें 2 बातें पता होनी चाहिए कि स्लोप अगर हम 2 साइड्स का निकाल दें और उन 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए अगर, तो हम कहते हैं
कि जो फर्स्ट लाइन थी और जो सेकंड लाइन थी वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये अगर एक लाइन है एक्स, ये अगर एक लाइन है वाई, तो एक्स का स्लोप इंटू वाई का स्लोप हमारे पास -1 आना चाहिए। और अगर किसी को बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं पता है तो बता देते हैं कि स्लोप क्या होता है। लेट से इन्हीं वाले को देख लेते हैं, एक्स वाई और ए बी वाले को। मान लो ये 2 पॉइंट्स है 1 और 2, इनका अगर स्लोप निकालना है तो मैं बोलूँगी b माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, यानी कि दोनों के y वाले माइनस करने हैं ऊपर, नीचे x वाले माइनस करने हैं। लेकिन एक बात इसमें बहुत ध्यान रखनी है, इसमें तो स्क्वायर था ना, काम चल गया। इसमें तो कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, कोई मॉड्यूलस नहीं है। तो ध्यान रखना है कि अगर सेकंड वाले को पहले रखा है यानी b माइनस वाई के, तो a माइनस एक्स करना पड़ेगा, x माइनस ए नहीं कर सकते, वरना स्लोप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 और 2 पॉइंट्स की बात करें तो अगर सेकंड वाले का पहले रखा है तो 2 माइनस 1 वाई वाला और सेकंड माइनस फर्स्ट एक्स वाला। ठीक है, ऊपर वाई नीचे एक्स, और जो पहले वाई ऊपर वाई वाले में रखा है वही नीचे एक्स वाले में पहले रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपने 4 चीज़ें सीख ली, डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया, स्लोप सीख लिया, ये क्वेश्चन में देख लिया कैसे बनाना है। और आपने अगर 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं, आपने ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। ठीक है, तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट तो यहीं से कवर हो गए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देख लें, स्लोप निकाल लें इस 4,2 का और 0,2 का। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, हमें देखो वाई वाला ऊपर रखना होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं पी क्यू साइड का स्लोप निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4 इज इक्वल्स टू 1/2, राइट। अब देखो पी एस साइड का स्लोप निकाल देते हैं, उसमें भी मान लो इस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं, तो क्या पहले ऊपर रखना होता है हमें, वाई वाला पार्ट, तो -2 रखेंगे, तो -2 माइनस 0 -2, 4 माइनस 0 4, तो ये क्या आ गया, -1/2। अब देखो पी क्यू और पी एस के स्लोप को माइनस करके देखो, 1/2 इंटू -1/2, ये तो -1/4 आ रहा है ना, -1 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर ना होता। मैंने स्क्वायर इसलिए समझाया कि इन केस ऑप्शन के अंदर रोम्बस और स्क्वायर दोनों होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आना था रोम्बस। क्यों, क्योंकि साइड्स चारों की चारों क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो वो तो ना रेक्टेंगल में हो सकता, ना ट्रेपीजियम में हो सकता, वो किस केस में होगा, रोम्बस में होगा। और अगर क्वेश्चन में स्क्वायर भी होता तो हम क्या करते, उसका एंगल चेक कर लेते। आई होप इस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, बिकॉज आई एम स्टिल अ न्यू चैनल। तो अगर आप कमेंट करके बताते हो ना तो मुझे भी क्लैरिफाई हो जाता है कि ठीक है, चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एन इंजीनियर इज डिजाइनिंग अ सोलर पैनल माउंट इन द शेप फॉर ट्राइंगल ABC। वो कहते हैं कि एक ट्राइंगुलर शेप का कोई सोलर पैनल बन रहा है, ठीक है, जिससे पॉइंट A इज द बेस ऑफ अ बिल्डिंग, पॉइंट B इज 10 मीटर्स ईस्ट ऑफ A ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और आगे आगे देखो उसने कोऑर्डिनेट्स दिए, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एक तो उसने कहा पॉइंट A है 0,0, पॉइंट A के 10 मीटर ईस्ट में, B इज 10 मीटर्स ईस्ट ऑफ A, और वो हमें यहाँ से पता चल रहा है 10,0 है, तो इसी लाइन पे पॉइंट B है 10,0। ठीक है, एंड पॉइंट C इज अ पॉइंट ऑन द रूफ टॉप डायरेक्टली अबव A। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखो 0,8 है तो इसका x पार्ट सेम है y है, तो ये बिल्कुल इसी की वर्टिकल सीज में होगा। तो ये कितना हो गया, 0,8 हो गया। वो कह रहे हैं कि टू इम्प्रूव द सनलाइट एक्सपोजर इंजीनियर वांट्स टू कैलकुलेट द एंगल एट पॉइंट C। अब देखो क्वेश्चन आएगा, इनको ज्वाइन कर दूँ एक बार। ठीक है, मान लो ये एंगल मेरे पास है थीटा। वो कह रहे हैं ये एंगल जो है ना पॉइंट C पे थीटा, ये हमें निकालना है। ठीक है, बस यही निकालना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बाकी सारी मतलब वो उसने इंजीनियरिंग वाली बात की है, कोई काम की बात नहीं। ठीक है, ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, साफ साफ पता चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, वाई और एक्स एक्सिस तो 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। और ये देखो, अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, दोनों सेम लाइन पे पॉइंट्स हैं। तो ये कितना है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये कितना है, 8 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मुझे ये थीटा निकालना है तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं इस टैन थीटा को निकाल दूँ तो मेरे पास टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्वेश्चन में इस टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, हमारी AB साइड है, और ये क्या है, हमारी AC साइड है, इसका बेस, राइट। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और अगर ये वाला एंगल लेते B वाला, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता और ये हमारा बेस होता, राइट। AB कितना है हमारे पास 10 और AC कितना है हमारे पास 8, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 विच इज इक्वल्स टू 1.25, करेक्ट। अब देखो, अब आप कहोगे कि 1.25 किस पे आते हैं, तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि tan ऑफ 45 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद 45 के बाद हमें कौन सी वैल्यू पता होती है, tan ऑफ 60, वो क्या होता है, √3, √3 क्या होता है 1.73। तो ये कहाँ लाई कर रहा है 1.25, 1 और 1.73 के बीच में लाई कर रहा है। तो यानी कि हमारा जो थीटा है
वो 60 से लेस होना चाहिए, 45 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या है 35.4 कैंसिल, 40 कैंसिल, 61.3 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 51.3। ये क्या हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं an architect is dividing a triangular plot of land with vertices this and this to place a central fountain. He wants to position it exactly at the centroid of the plot. अब इस क्वेश्चन में तो मुझे फिगर बनाने की कोई नीड है भी नहीं, ना ही आपको नीड होनी चाहिए, और इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, और वो ये कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अगर मेरे पास x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, आप समझ जाओगे यहाँ पे ये तीन हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल हैं, तो हम बोलते हैं हमारा सेंट्रॉइड एक्स वाई होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, और उसका y वाला पार्ट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। यानी तीनों ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स के x पार्ट्स को डिवाइड करके 3 से डिवाइड कर दो, y वाले पार्ट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाएंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो अब अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कितना है x कितना है 0 6 3, 6 और 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 3, ये कितना है 0 0 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 2। तो ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, सिर्फ ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो गलत हो जाएगा, और पता है तो जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ ट्राइंगल सपोर्ट एज वर्टिसेस ए बी सी दिस इज डिटरमाइन इफ इट इज आइसोसेलेस और ट्रायंगल स्केलन। ठीक है, ए है हमारे पास 1,2, बी है हमारे पास 4,c, इसमें भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो ए बी निकाल दो, बी सी निकाल दो, ए सी निकाल दो। अगर कोई दो डिस्टेंस हमारे आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है कि हमारी टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और इसका मतलब क्या होता है ऑल साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों साइड्स की लेंथ निकाल देते। लेंथ निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो उसके लिए क्या करेंगे, x और x का देखो 4 और 1 तो कितना हो जाएगा 3 9, 6 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया √25 यानी कि 5 आ गया। बी सी देखते हैं 7 और 4 का डिफरेंस 3 9, 6 और 2 का डिफरेंस 4 16, तो √25 अगेन 5 आ गया। अब ए सी देख लेते, वैसे तो यहाँ से हमें मिल चुका है, बट मान लो इस क्वेश्चन के अंदर होता आइसोसेलेस है, स्केलन है या इक्विलेटरल है। अगर तीनों चीज़ें होती ऑप्शन में तो हमें तीसरी साइड भी कैलकुलेट करनी पड़ती, तो कर लेते। ए सी में क्या होगा 7 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 और 2 का 0, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो हमारी ये दो साइड्स कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा होगा अभी तक के क्वेश्चंस में कि कहीं ना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी ज्योमेट्री मिक्सड है, राइट, खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पूछी है। ओके, अगेन वी हैव अ क्वेश्चन जिसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स के 3-4 क्वेश्चंस थे, एंड सी मैंने 2 ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए, तो इसमें बिना लिखे फटाफट कर दूं। क्या होएगी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ये क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या होगा हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए सेंट्रॉइड के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अ क्लर्क प्लॉट्स अ लाइन थ्रू पॉइंट्स 2,3 एंड 4,7। 2,3 है 4,7। अभी सिखाया था स्लोप निकालना, क्या करेंगे ऊपर क्या करते हैं y वाले को, और अगर फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हो तो नीचे भी फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हो तो ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह पे सेम माइनस करना है। माइनस की मिस्टेक नहीं करनी, और ना ही ये मिस्टेक करनी कि गलती से ऊपर x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पहले x दिखता है ना, तो जल्दबाजी में 2 - 4 3 - 7 नहीं करना, मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 3, y वाले माइनस कर दिए, और 4 - 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन में, स्लोप आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कितनी फास्ट क्वेश्चन हो रहे। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ थोड़े से 3-4 कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लगा, है ना। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x + 5। ठीक है, वो कहता है मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइन। एक काम करती हूँ, मैं पहले जनरल बता देती हूँ। पॉइंट और वो दोनों में ना सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस आपको ये देखना है कि अगर मेरा यहाँ पर कोई पॉइंट होता है ना, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है आपको पता है। ये हमारा मिरर होता है, तो हम यहाँ खड़े होते हैं, प्लेन मिरर की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो आप देखते हो ना यहाँ तक कोई चीज़ जा रही है, फिर यहाँ तक कोई चीज़ जा रही है, तो ये और ये क्या होता है इक्वल होते हैं, यानी कि जिस कि अलॉन्ग हम रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं वो एक तरह से हमारा मिड पॉइंट की तरह काम करते हैं। यानी हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल दें
यानी कि जो मेरा ये ओरिजिनल चीज़ होती है, जो रिफ्लेक्टेड चीज़ होती है, उसके एग्जैक्ट बीच में क्या होती है, मिड पॉइंट होता है उसका, और वो मिड पॉइंट किस पे लाई करता है, तो उस रिफ्लेक्टिव सरफेस पे, राइट। तो एक तरह से ये कहूँ कि अगर मेरे यहाँ पर कोई पॉइंट है तो यहाँ उसकी रिफ्लेक्शन होगी, तो देखो उसका वाई पार्ट तो क्या रह रहा है, सेम, सॉरी एक्स पार्ट तो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है ना, क्योंकि वो राइट ही साइड है, तो इसका एक्स तो कैसा रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। कब, जब मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन निकाली, लेकिन उसका वाई यहाँ पे क्या होना था, वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई क्या होता है, नेगेटिव, तो उसका वाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, अगर मुझे वाई एक्सिस के अलॉन्ग किसी पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है तो वो यहाँ होगी। तो इस केस में वाई क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है, ऊपर का ऊपर रह रहा है, लेकिन एक्स क्या हो गया, राइट से लेफ्ट में चला गया, यानी एक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब भी हम रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वाई को आप माइनस वाई में बदल दो, और जब हम रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस निकाल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप एक्स को माइनस एक्स में बदल दो। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है कि अगर जनरल फॉर्म ये है तो उसकी स्पेसिफिक फॉर्म ये हो जाएगी, नो, जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ठीक है, कि जब हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वाई को माइनस वाई कर देंगे, जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो हम एक्स को क्या कर देंगे, माइनस एक्स में बदल देंगे। अब अगर हम ऑरिजिन के अलॉन्ग निकाल रहे हैं या फिर एक्स इक्वल टू वाई के अलॉन्ग निकाल रहे हैं या फिर एक्स इक्वल टू माइनस वाई के अलॉन्ग निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेट मी इरेज दिस एंड देन बताते हैं। देखो, अभी हमने देखा था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो वाई को माइनस वाई कर देते हैं, इसको लिख देते हैं अलॉन्ग। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो एक्स को माइनस एक्स कर देंगे, ये पूरा टेबल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम ओरिजिन के अलॉन्ग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स कर देंगे, वाई को माइनस वाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो ओरिजिन के अलॉन्ग ऐसे 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 सब कुछ क्या होता जाता है, उल्टा होता जाता है ना, ये। ठीक है, अब अगर हम y इक्वल टू एक्स के अराउंड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे x को लिख देंगे और x की जगह पे y को लिख देंगे। बेसिकली क्या कर देंगे, हम एक्सचेंज कर देंगे। अगर हम, ये क्या है, लाइन है, अगर हम अलोंग द लाइन y इक्वल टू एक्स देख रहे हैं, अगर हम अलोंग द लाइन, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, अगर हम अलोंग द लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, y x एंड साइन चेंज, मतलब x और y को एक्सचेंज भी कर देंगे और उनका साइन भी बदल देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, अगर हम x एक्सिस के अलॉन्ग किसी लाइन के पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं तो y क्या हो जाएगा, माइनस वाई। y एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हैं तो x को माइनस एक्स पुट कर दो, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग तो x को माइनस एक्स कर दो, y को माइनस वाई कर दो। लाइन y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग कर रहे हैं तो y और x को एक्सचेंज कर दो, और अगर लाइन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है तो इनको एक्सचेंज भी कर दो और इनके साइन भी चेंज कर दो। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 और किसके अलॉन्ग निकालना है, x एक्सिस। तो मैंने क्या कहा था, y को माइनस वाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, या फिर इसको आप कह सकते हो y इज इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिप मूव्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगुलर पाथ विद वर्टिसेस दिस ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर निकालना है। अगेन ये क्वेश्चन कैसा है, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट का मिक्स्ड है। ये है मेरे पास ए, एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का ए, देन दूसरा वर्टेक्स है ट्रायंगल का बी 6,0, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर 6। उसने कहा ये सी वर्टेक्स है विच इज 0,8, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने बहुत बार, मतलब मेरे चैनल पे 2-3 बार शॉर्ट्स पे हो चुके लोकेशन ऑफ सेंटर्स, और मैंने पूरी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि हर टाइप के ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, सर्कम सेंटर कहाँ होगा, सेंट्रॉइड कहाँ होगा। तो एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, 10-15 मिनट की शायद वीडियो है, एंड आपका क्विकली रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी, अच्छा ये क्यों होता है, कॉन्सेप्ट के साथ कि क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का देख लेते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड क्या है, ये एक ऑल्टीट्यूड क्या है, ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं, सारे के सारे ए पे मीट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्थो सेंटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 0,0। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर इन राइट ट्रायंगल इज द 90 डिग्री वर्टेक्स। ठीक है,
दूसरी बात आती है सर्कम सेंटर की। सर्कम सेंटर क्या होता है? जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करती हैं। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमारा सर्कम सेंटर कहाँ होता है? सर्कम सेंटर इन राइट ट्राइंगल, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये भी आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है तो सेकंड क्वेश्चन जो है सर्कम सेंटर वो क्या होगा? बी और सी लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एक्स वालों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, वाई वाई वालों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3, एंड 8 और 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आने थे 3,4 एंड 3,4 और ये 0,0। ये क्या थे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर्स थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ quadrilateral has vertices this and this, prove that it is cyclic. Again it is a very nice question. Okay, देखो अब देखो इसमें दिख रही है एक चीज, ये a जो है 1,0 ये कहाँ लाई करता होगा? इसका y पार्ट 0 तो x एक्सिस पर लाई करेगा। ये d भी क्या है 9,0, इसका भी y 0 है तो यानी ये भी कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पर लाई करेगा। तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये इस लाइन को थोड़ा इधर करते हैं क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना, ठीक है। लेट से ये मेरा ए पॉइंट था 1,0, लेट से ये मेरा डी पॉइंट है 9,0, राइट। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे कहीं पे 2 3 होगा और यहाँ पे कहीं पे मान लो इसका 4 है, तो ये मेरा पॉइंट हो गया बी 3,4 एंड दूसरा उसने बोला 7,4। तो अगेन आपको ये चीज़ पता चल रही है इन दोनों का क्या है? वाई पार्ट क्या है? सेम है। तो यानी कि ये लाइन ऐसे जा रही है कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकती, ये एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ कहीं पे इसका 7,4 होगा। 7 इधर क्यों लेगा? क्योंकि यहाँ पर D 9 है तो 7 इससे कम होगा ना। तो ये लेट से मेरा पॉइंट C है। तो ये मेरा ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसके लिए आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, वो ये, या चलो पहले हम देखते हैं, हम अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये बना दिया, मुझे दिख गया अच्छा 1090 तो सेम लाइन पे लाई करेंगे, 3474 सेम लाइन पे लाई करेंगे। अब अगेन वैसे तो यहाँ पर डायरेक्टली दिख चुका है ना, देखा जाए तो डायरेक्टली दिख रहा है, बट अगर नहीं भी दिखा किसी को तो देखो इसका स्लोप क्या है? 0 - 0, 0 डिवाइडेड बाई 8, तो AD का स्लोप क्या है? 0। और सिमिलरली अगर आप BC का स्लोप चेक करोगे तो वो भी क्या है? 0। और अगर दो लाइंस का स्लोप 0 है तो वो क्या है? इक्वल स्लोप है। तो यानी दोनों लाइंस क्या हो गई हमारे पास? पैरेलल आ चुकी है। तो ये पक्का मुझे पता चल गया, एक ट्रेपीजियम मिल गया, ठीक है। अब साइक्लिक की तो हमारे पास एंगल वाली बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, हमारे पास पटोलमीज थ्योरम होती है, बट क्या हम यहाँ पे इतनी बड़ी पटोलमीज थ्योरम लगाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें एक हमारी मैजिकल चीज़ मिल चुकी है, वो क्या है? ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम के साथ एक मैजिक क्या होता है कि अगर ट्रेपीजियम हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम आ जाए तो वो हमारा साइक्लिक हो जाता है, बात खत्म। ट्रेपीजियम मिलते ही अब अगर वो आइसोसेलेस हुआ तो वो साइक्लिक है, अगर वो आइसोसेलेस नहीं हुआ तो वो साइक्लिक नहीं है, खत्म कहानी, और कुछ सोचना ही नहीं है। तो आइसोसेलेस कैसे होगा? इन दोनों साइड्स को निकाल दें, ठीक है। ये देखो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। तो ये कितना हो गया? √20। यहाँ पर भी देखो 7 - 9 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ से आ गया √20 और क्वेश्चन हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि मेरे को दो साइड्स क्या मिल गई इसकी? इक्वल मिल गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो मेरे को मिल गया ट्रेपीजियम, सबसे पहले मिला, फिर मैंने देखा कि क्या वो आइसोसेलेस है, मिल गया। तो इसका मतलब वो मेरा क्या है? साइक्लिक। ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि जो ट्रेपीजियम होता है अगर वो हमारा ट्रेपीजियम आइसोसेलेस हो तो वो साइक्लिक होता है, या फिर अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम है तो उसको आइसोसेलेस होना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहते हैं द अर्बन प्लानिंग टीम ऑफ ग्रीनवुड सिटी इज डिजाइनिंग अ ट्रायंगुलर पार्क विद कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस फॉर सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी दे प्लान टू इंस्टॉल सायरन, ठीक है। अच्छा देखो, अब मैंने ना अभी रिसेंटली कोई तो वीडियो करवाई थी जिसमें, अच्छा हाँ शायद कोई शॉर्ट वीडियो थी या कोई मॉक का सॉल्यूशन था, तो उसमें मैंने बताया था कि इन सेंटर और ना सर्कम सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो वैसे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो है और यहाँ पे सिर्फ सर्कम सेंटर ही पूछा है, हमें पता है, और उसने लिखा भी है कि लोकेशन दैट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 कॉर्नर्स ऑफ द पार्क, बट मेरे को लग रहा है मैं एक बार बता देती हूँ, रिविजन हो जाएगी आप लोगों की। इन सेंटर और सर्कम सेंटर में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात तो ये किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर्स के मिलने से, ठीक है। सर्कम सेंटर किससे बनते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के मिलने से। दूसरी बात,
एंगल इन सेंटर क्या होता है हमारे, जहाँ पे सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स मिल गए, और ये किसका होता है, इन रेडियस का होता है, यानी कि अगर ये ट्राइंगल है तो इसके अंदर वाले सर्कल का ये क्या होता है, सेंटर होता है। ये किसका होता है, बाहर वाले का। अगर ये ट्राइंगल है मतलब इन सर्कल जो होते हैं वो सारी साइड्स को टच करते हैं, और सर्कम सर्कल जो होता है वो सारी वर्टिसेस को टच करता है, और ऐसा जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और हम क्या कहते हैं कि जो इन सेंटर होता है ना वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, ये होता है ना इन सेंटर, इसको यहाँ किया यहाँ किया, कहते हैं इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स होता है। और सर्कम सर्कल क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस होता है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस होता है। तो ये क्या होता है, हमारे सर्कम सेंटर इन सेंटर के मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, अब चलो हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का ये 3 पॉइंट्स होते हैं, और क्या निकाल दो कि बेसिकली क्वेश्चन की हिंदी ये कि ये 3 पॉइंट्स का एक ट्रायंगल है, उसका सर्कम सेंटर जो है वहाँ पर उसको एक सायरन लगाना है, तो आप बता दो कि वो सायरन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, एक बार बना के देखें, ये मेरा है, देखो अब 2 चीज़ें बता देती हूँ पहले तो। कांगे रेजर दिस, लेटस से ये मेरा है x, y, एक कोई भी पॉइंट है, ये कोई a, b है, ये कोई p, q है, या इसको भी कुछ और ले लेते हैं, p, q, लेट्स इसको r, s ले लेते हैं। ठीक है, x, y हम कहते हैं सर्कम सेंटर है। मान लो मेरे यहाँ पे कोई c सर्कम सेंटर है x, y। अभी हमने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर मिलते हैं वो है, तो यानी इस पॉइंट से यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुई होगी, इस पॉइंट से यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगी। तो हम क्या कहते हैं, जनरल मेथड बता रही हूँ मैं बिना इस क्वेश्चन के, कि यहाँ पे मेरा जो भी कोई पॉइंट होगा ना, ये मान लो मैंने एक मिड पॉइंट निकाल दिया। ठीक है, ए कैसा आएगा वो, a + p/2 b + q/2 करके एक मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मेरे पास एक पॉइंट ही है, एक पॉइंट ही x, y है, तो जो ये वाली लाइन होगी और जो ये वाली लाइन होगी, अगर हम इन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन तो परपेंडिकुलर भी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्ट भी करती है। सिमिलरली यहाँ पे होगा, तो इस तरह से मुझे x एंड y की फॉर्म में 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी, और अगर मैं उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूँ तो मेरे को x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और मेरे को मेरा सर्कम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात क्या होती है ना कि हमारे पास होता है स्पेशल केस। अभी हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल का कहाँ होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्या और किसी क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे डायरेक्टली पता होता है, नहीं पता होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसको तमीज़ से, जैसे अभी हमने कहा ग्राफ है वैसे ड्रॉ करके देखेंगे, और देख लेंगे कहीं गलती से राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर वो बन रहा हुआ ना तो हमारा क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। हमें जो मैंने जनरल फॉर्म बताई ना कि मिड पॉइंट निकालो 2 साइड्स के, फिर उनको परपेंडिकुलर दिखाओ स्लोप को, वो करके और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो, वो सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे भी हमें अगेन एक चीज़ नोटिस हो रही है, ए यहाँ पर है 2, 3, ये 2 है मान लो, ये 3 है, तो ये मैंने ए बना दिया 2, 3। अब देखो जो सी पॉइंट है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि ए और सी जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। मान लो ये कहीं पे हमारे पास सी है 2, 11, राइट। ओहो सॉरी गाइज, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ए का मैंने क्या बोला 2 पार्ट सेम है, तो सी इसका यहाँ पर आएगा 2, 11। वाई पार्ट डिफरेंट है ना, वो तो मैंने यहाँ होता तो वो इसका एक्स पार्ट डिफरेंट होता, राइट। इसको भी रेज कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट बन गया ए, और ए के बिल्कुल वर्टिकल में मेरे पास 2, 11 है, जिसका क्या है हमारे पास एक्स पार्ट सेम है। तीसरा थर्ड पॉइंट जो है बी, वो कहाँ पर है 6, 7। 2 यहाँ है, 6 समाओ यहाँ होगा, और 7 यहाँ होगा 11 और 3 के बीच में। तो लेट से ये मेरा क्या है 6 सी 6, 7 है, दिस इज बी, सॉरी ये मेरा क्या है बी 6, 7। इन तीनों को ज्वाइन करके ट्राइंगल बना दूँ। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा ट्राइंगल है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो मेरा ए था। कैसे चेक करेंगे हम, इसका स्लोप देखें बी सी का। बी सी का स्लोप हमारे पास क्या होगा, मान लो बी वाले से स्टार्ट करते हैं, 7 - 11 - 4 डिवाइडेड बाय 6 - 2 4। इसका स्लोप कितना आ गया, -1 आ गया। इसको इस वाली लाइन का स्लोप देखिए 7 - 3 4, 6 - 2 4, इसका स्लोप क्या आ गया -1। तो इसका और इसका स्लोप का तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो यानी कि ये एंगल कितने का होना पड़ेगा, 90 डिग्री का होना पड़ेगा। अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो हमारे पास ई क्या आ गया, ए बी सी, राइट ट्राइंगल एट बी आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब मेरा जो सर्कम सेंटर होगा इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या होगा, वो होगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट। और मिड पॉइंट कहाँ से होगा, वैसे तो डायरेक्टली देख सकते हैं 11 और 3 का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, 7 पे होगा,
और अदरवाइज करना हो तो 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 2 2 11 + 3 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 2,7 विच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर हाइपोटेन्यूज, राइट। एंड अगर मैं जनरल फॉर्म में निकालना हो तो अभी समझाया था, अगर नहीं समझ आया है तो पीछे करके एक बार दोबारा देख लो। चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये कैसा हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया एक तरह से। ये एक पॉइंट है 2.25, 3.5, वो लाइन इससे पास ऑन करती है इस तरह से, और वो लाइन ना परपेंडिकुलर है किसके 1.25, 2.5 वाली लाइन के और 3.25, 4.5 वाली लाइन के। इस पॉइंट को x, y बोल दूँ, राइट। तो x, y से इसका एक स्लोप आ जाएगा, क्या आएगा y माइनस 3.5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2.25, राइट। दिस स्लोप इनटू इस लाइन का जो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्चुअल स्लोप आएगा वो इज इक्वल्स टू -1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा 4.5 माइनस 2.5 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3.25 माइनस 1.25, ये भी कितना होता है 2, तो ये तो क्या आ गया 1 आ गया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा इक्वल टू -1 है। तो क्या y माइनस 3.5 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2.25 हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी -x प्लस 2.25 प्लस 3.5। तो ये क्या हो गया y इज इक्वल्स टू -x प्लस 5.75 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इसको कैसे भी कर दो आगे पीछे, बट आपको ये पता होना चाहिए जनरल फॉर्म हम लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म की, जहाँ पे m क्या होता है हमारा स्लोप होता है। तो अगर ये लाइन गिवन है तो हम बता सकते हैं कि इसका स्लोप क्या है -1 है, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दो कॉन्सेप्ट यूज किए इसके अंदर, एक ये कि परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट -1 होगा, और इसके अंदर x, y पॉइंट को लेट करके गिवन पॉइंट के साथ उसका स्लोप निकाल दे लाइन का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि एक पॉइंट है, लाइन पास करते हैं पॉइंट 2, 3 से, एंड इनविजिबल ऑन द ग्राफ अंटिल इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। व्हेन इट डज इट हिट्स द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू 5, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। वो कहते हैं कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे मिल रही है 5 पे मिल रही है, एक्स एक्सिस पे y तो 0 है तो 5,0 पे मिल रही है, और 2,3 पॉइंट से भी जाती है। तो इस लाइन का स्लोप निकाल दो, यानी कि 2 पॉइंट्स गिवन है 2,3, 5,0, और इसका क्या निकालना है स्लोप निकालना है। स्लोप क्या करें, पहले y वाले माइनस कर दें, मान लो इस साइड से निकाल रहे हैं तो 3 - 0 डिवाइडेड बाय 2 - 5, ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू -1, जो कि क्या आ गया इस लाइन का स्लोप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सैटेलाइट कंट्रोल स्टेशन इज लोकेटेड एट अ पॉइंट P 10,0. It needs to establish 2 signal beams that just graze the edge of a circular satellite dish centered at the origin 0,0 with a radius of 6 units. These beams will touch the dish at exactly 2 points. Call them A and B. Find the coordinates of the मतलब ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ये ना मैंने एक 0,0 पे सेंटर है ये मेरा, ठीक है, ओ सेंटर है 0,0, इसके राउंड ऐसे करते करते एक 6 रेडियस का हमारे पास क्या सर्कल है, ठीक है, मान लो चलो बना ही देते हैं। ये मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। वो कह रहे हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है P 10,0, अगर मैं इस पॉइंट से, वो कह रहा है टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए 2, ठीक है, इस पॉइंट से क्या किए मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ठीक है। वो देखो थोड़ा मिक्स नहीं हुआ बट समझ जाओ, ये A, B पॉइंट्स पे वो कहते हैं कॉल देम A एंड B, 2 पॉइंट्स पे वो टेंजेंट टच कर गए, हमें पता है कि इस पॉइंट से 2 इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये 10,0 गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि तुम ना A और B के मुझे कोऑर्डिनेट्स बता दो। एसएससी ने इस क्वेश्चन में एक्चुअली एक ही ऑप्शन दिया था, बट वो A और B के क्लियरली कोऑर्डिनेट्स तो अलग अलग होने हैं, तो 2 होने चाहिए थे ना ऑप्शंस के अंदर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो कुछ बातें टेंजेंट्स के बारे में जान ले। हमें पता है कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, रिविजन कर लेते हैं, रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो ये टेंजेंट यहाँ पे जो मैंने बनाया तो ये पार्ट इक्वल होता है, और टेंजेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो PA PB भी इक्वल होंगे, जिसकी वजह से ये OAP एंड OBP हमारे ट्राइंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो जाता है, ये एंगल इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में बात करें तो हमारे को क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारे सर्कल का सेंटर 0 है
तो हम बोलते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। क्यों जनरल फॉर्म क्या होता है, अगर h के हमारे पास सेंटर होते हैं तो हम बोलते हैं x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा h और k क्या है, 0 0 है। तो यानी कि अगर मैं बोलूँ सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, तो वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 ये आ जाएगी। इसका मतलब कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि इसका मतलब ए और बी भी करेंगे, क्योंकि जो ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं टेंजेंट के वो कहीं ना कहीं सर्कल पे ही तो लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी किसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 को करेंगे। अब एक बार इधर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं बाकी का। अब देखो, अब हमारे पास एक बात होती है कि मैंने बोला वेयर इज़ माई पेन, ओके यस, ये हमारे मैंने एंगल बोला था 90 डिग्री का होता है, रेडियस है ये 0 से ए, ओ से ए तक, ये कितना है मेरे पास 6 है। अब ये क्लियरली अगर ये 0 0 है, ये 10 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें पता है 6 8 10 का हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। यानी कि जो मेरा पी ए जो मेरे पास आया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब मान लो मैंने ए को बोल दिया, जो मेरा ए पॉइंट है जो मुझे निकालना है वो मेरा एक्स कॉमा वाई है। तो पहली बात तो मेरे पास क्या होगा, सारी चीज़ें देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको यहाँ से डिस्टेंस देखूँ, ये तो इसी से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 36, एक बात किससे आई, रेडियस से आई, और दूसरी बार ये किससे आया, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन से आया। अब अगर ये मेरे पास 8 है तो कैन आई से, अगर मैं ए और पी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, तो इसको बोल सकते हो एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि y के साथ तो 0 था। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 64 माइनस 36 28, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 28 ही आएगा ना, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 आ गया। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 20x को उधर ले जाएंगे, 100 माइनस 28 72। तो आई विल हैव 20x इज इक्वल्स टू 72 10 36। तो यहाँ से मेरे को x मिल गया 3.6। तो यानी कि मेरा जो ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था इसका 3.6 कॉमा डैश y निकालना है। अब y को किसी भी उसमें पुट कर दूँ, लेट से इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ y को, स्क्रीन के लेफ्ट में कर रहे हैं अब हम। ये क्या हो जाएगा, 3.6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 36। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 12.96। तो ये कितना हो जाएगा 23.04। अब ये पता होना चाहिए कि आपको कि 2304 होता है 48 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आएगा वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.8 का स्क्वायर प्लस माइनस, अब यहाँ पता चलेगा आपको, तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4.8। देखो अब हमें जब हमें नहीं पता होता ना, जब हमें हर जगह पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या बोलते हैं, 23.04 का रूट करोगे 4.8 आ जाएगा। बट क्लियरली देखो, एक तो आपको साफ साफ यहाँ पे फिगर से पता चल रहा है कि जहाँ a है b का x एक्सेस सेम है, बस वो y एक्सेस क्या है उसका नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो अगर a मेरा क्या होगा 3.6 4.8 और मेरी y की दूसरी वैल्यू क्या आई थी माइनस 4.8, तो यानी कि b मेरा क्या हो जाएगा 3.6 और माइनस 4.8। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक काम करती हूँ, दोबारा बता देती हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा था कि ये मेरा कोई ओरिजिन था 0,0, यहाँ पे एक पी पॉइंट था 10,0, मैंने इससे टेंजेंट्स बना दिए। तो तुम भाई मुझे ये बता दो कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट जहाँ जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है उन दोनों पॉइंट्स के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक तो ये 6 थी, ये 6 थी, ठीक है। इससे मेरे को क्या बात पता चल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 पता चला था। दोनों लॉजिक से अगर मैंने इसको एक्स कॉमा वाई बोला उससे भी, और इस लॉजिक से भी कि हमारी ये सर्कल की इक्वेशन ही राइट यही है और ए और बी सर्कल पे लाई करते, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी बात मैंने बोली 0 0 और 10 0 के बीच में डिस्टेंस था 10, ये डिस्टेंस था 6, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब मैंने क्या किया, एक्स कॉमा वाई और 10,0 पे 8 डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, एक बार एक्स मिलेगा एक बार वाई मिलेगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक।
येस, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से बताए हैं, तो इस वीडियो का अच्छे से रिवाइज कर लें, जब भी नीड पड़े इस वीडियो को रिवाइज कर लें, मोस्टली कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी फीडबैक है आपका, तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स कि उनको भी रिवाइज हो जाए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जैसा कि मैंने बताया कि डेली 2 शॉर्ट्स मैथ्स के, एक वोकैबुलरी का आता है, और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के मैंने कोऑर्डिनेट के करवा दिए, परमिशन के करवा दिए, और आगे भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आता रहेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।